Hello students, this is Amit Tiwari, your economics teacher. Students, in previous videos, we have already discussed about the growth story of China, and in today's video we will discuss the growth story of India and Pakistan, and we will start with the growth story of India. So in India, in 2017, the GDP was estimated to be 2.439 trillion USD, and between the years 1951 to 2017, Indian economy achieved an average annual growth rate of 5.9%. तो 1951 से 2017 तक इंडिया का जो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट था वो 5.9% रहा, और द जीडीपी ग्रोथ इन इंडियन showed a substantial rise only after 1991. When the new economic policy was launched, when the new economic policy was implemented, 1991 में NEP को इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, उसके बाद से हमें एक सब्सटेंशियल राइज देखने को मिला इंडियन जीडीपी ग्रोथ में। और इसके पीछे जो रीजंस थे वो कुछ ऐसे हैं कि अ मैसिव शिफ्ट टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट इक्विटीज़ इन पब्लिक एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो गवर्नमेंट PSUs में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो गवर्नमेंट की इक्विटी थी उनको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में सेल कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि उन इंडस्ट्रीज़ की, उन कंपनीज़ की एफिशिएंसी काफ़ी हद तक बढ़ गई, उनका आउटपुट काफ़ी हद तक बढ़ गया। ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, डूइंग अवे विथ कंट्रोल एंड कोटाज। तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को भी इंडिया ने अडॉप्ट किया विथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें जो भी कोटा सिस्टम था और जो भी कंट्रोल था ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस पे, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। एंड ग्रेटर रिलायंस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन रेदर देन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ ध्यान न देके हमने अब एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। ग्रेटर रिलायंस ऑन FDI रेदर देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर निर्भर रहते हुए हमने FDI को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें चाइना से अपने आप को, तो चाइना ने FDIs में 100% इक्विटीज़ प्रोवाइड की फॉरेन इन्वेस्टर्स को, लेकिन इंडिया में 100% इक्विटी प्रोवाइड नहीं की गई। और कुछ एक मामलों में जो इक्विटी का परसेंटेज था वो 50% से ज़्यादा प्रोवाइड किया गया। उन केसेस में हमें जो इंडिजीनियस इन्वेस्टर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, या जो भी छोटे मोटे बिजनेस करने वाले थे, उन लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन देखने को मिला। खास करके रिटेल सेक्टर में हमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। NEP has focused on greater integration of the domestic economy with the global economies on the basis of free play of the market forces. तो अब यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू या इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करते हुए देखा, और हमने जो भी मार्केट फोर्सेस थे उनको एक बेसिस बनाया जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए। तो इट वाज बिकॉज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट बिटवीन द पीरियड ऑफ 1991 टू 2017 GDP ग्रोथ रेट इन इंडिया इंक्रीज टू अराउंड 7% पर एनम। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी NEP के इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने 1991 से 2017 के बीच में 7% पर एनम की ग्रोथ रेट देखी GDP में। However, around 1914, see students, it's not 1914, it's 1994. So in 1994, GDP growth has taken a significant hit. Hopes of employment opportunities have dampened. Social unrest has tended to become as an emerging challenge. तो 1994 आते आते हमने एक बहुत ही तगड़ा डिप देखा GDP ग्रोथ में। जो भी हमारी आशाएं थी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेके वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, और चारों तरफ सोशल अनरेस्ट था। इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस अराइज हुए हमारे सामने। स्लो डाउन इन GDP ग्रोथ इज़ एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, नोटेबली द फॉलोइंग। और इस स्लो डाउन के पीछे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच लेड टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर ऑफ लो इन्वेस्टमेंट। इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना
इन्फ्लेशन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और इस वजह से इन्वेस्टमेंट्स जो है बहुत कम हो गए। इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज था वो बहुत लो रह गया। दूसरा, पॉलिसी पैरालिसिस, लैक ऑफ विल टू टेक पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट ओविंग टू अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो भी एक इच्छा शक्ति होती है डिसीजंस लेने की, वो डिसीजंस लेने की जो इच्छा शक्ति है वो कहीं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही थी जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स थे उनमें। Frequent scams and scandals which tarnished the image of the government and led to market pessimism। और साथ ही साथ बहुत सारे स्कैम्स, स्कैंडल्स ये भी देखने को मिला, जिससे कि गवर्नमेंट की जो छवि थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, और इसका असर मार्केट पर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। Drought of FDI owing to poor credit rating of the Indian economy and deficient infrastructural facilities। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का सुदृढ़ न होना और जो इंडिया की क्रेडिट रेटिंग थी उसका अच्छा ना होना, इसकी वजह से हमें जिस हिसाब से हमने FDIs के बारे में सोचा था कि यस फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो भी पॉलिसीज़ थी बहुत स्ट्रिंजेंट थी और पॉलिटिकल विल नहीं था जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उनमें। तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से हमें FDIs देखने को नहीं मिली। ये चीज़ अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो इससे हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं। आपने देखा कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद चाइना ने जो भी FDIs वेलकम की उसमें 100% इक्विटी प्रोवाइड किया फॉरेन इन्वेस्टर्स को, और यहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इवन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जहाँ पे हमने LPG पॉलिसी को अडॉप्ट किया, अपने इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, उसके बाद भी पॉलिटिकल विल पावर हमें देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से FDIs कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई इंडियन इकोनॉमी में। The change of the government at the center is expected to bring a turnaround in the process of growth। और इतना ही नहीं, किसी भी सरकार का बदल जाना 5 साल के टेन्योर पूरा करने के बाद ये समझा जाता था कि कहीं ना कहीं जो भी इकोनॉमिक एक ग्रोथ प्रोसेस है उसमें एक यू टर्न हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ जो अडॉप्ट की गई थी या जो भी एग्जीक्यूशन हो गया था उसमें जो नई गवर्नमेंट आएगी सेंटर में या जिस गवर्नमेंट के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन आएगा वो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करेगी। तो इस तरीके की जो विचारधारा है ये कहीं ना कहीं हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। इसकी वजह से भी जो ग्रोथ रेट हमें दिखना चाहिए था हमारे GDP में वो हमें दिखाई नहीं दिया। अगर हम चाइना से अपने ग्रोथ रेट को कंपेयर करें तो हम बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। आपने देखा एक समय ऐसा था कि चाइनीज़ इकॉनमी में 1984 के समय हमने देखा कि तकरीबन 10% जो है GDP ग्रोथ रेट था, और उससे अगर हम कंपेयर करें तो हमारा GDP ग्रोथ तकरीबन उसका हाफ था। तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं चाइना से। However, global slowdown and recurring drought in the farming sector are a serious threat to the process of economic revival. Now we'll discuss the growth story of Pakistan. The following observation can be seen. Like in 2017, the GDP of Pakistan was estimated to be 271.1 billion US dollars. Pakistan economy recorded an average annual growth rate of 4.14% between the period of 1960 to 2017। तो अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह जाता है इन टर्म्स ऑफ GDP ग्रोथ। 2017 के डेटा को अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया का GDP जो था वो इट वाज एस्टिमेटेड टू बी 2.439 ट्रिलियन US dollars, while if we talk about Pakistan, it was estimated to be 271.1 billion US dollars. So Pakistan was
way behind from India in terms of GDP. And in 1960 to 2017, the GDP growth rate was only 4.14% as compared to India, which was 5.9% during the period of 1951 to 2017. But if we compare both India and Pakistan with China, so it was around 9% GDP growth one can see in Chinese economy. So Pakistan achieved a breakthrough in GDP growth in the mid 80s. It was a consequence of economic reforms focusing on FDIs and greater participation of the private sector in the process of growth. So as like an Indian economy, whatever the things that had been done, like government sold out its equity from public sector units to private entrepreneurs. The same thing was followed in Pakistan also in 80s when private sectors were given the equal participation in the economic growth process and FDIs were welcomed. So economic reforms in Pakistan was almost similar to those in India. And there was one can find the similarities between the economic reforms which were happened in Pakistan and it was similar to the economic reforms that had happened in India. So, but from the beginning of 2008, economic outlook in Pakistan turned to be disappointing. It is attributed to several factors like Pakistan has been gripped by the war of terror. It has eroded business confidence of the domestic as well as foreign investors. Domestic investment as well as FDIs has started shrinking. Accordingly, GDP growth has been severely hit. So, the internal situation of Pakistan was very unstable, and Pakistan was gripped by the fear of war, and this has eradicated or eroded the business confidence of both domestic as well as foreign investors, and FDIs was started shrinking, and the GDP growth was severely hit. Corruption and political instability are the other factors significantly contributing to the economic stagnation of economy of Pakistan. And political stability and corruption was at its extreme point, and this uh, led to the economic stagnation of uh, Pakistan's economy. The average annual growth rate of GDP has slumped to 3.75% between the period of 2008 to 2016, and in 2017 the economy of Pakistan grew at the rate of 5.3%. तो 2008-2016 के दरमियान अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखें, जीडीपी ग्रोथ रेट देखें, तो वो तकरीबन 3.75% था, और 2017 में इट हैज़ ग्रू at the rate of 5.3%. So owing to the slow GDP growth and consequently the low level of income, Pakistan economy has almost sunk into a low income, low growth trap. Now the Pakistan's economy is in the trap of low income and low growth. I will conclude the growth stories of China, India and Pakistan. So China has outpaced both India and Pakistan with regard to GDP growth. अगर GDP growth की अगर हम बात करें तो चाइना कहीं आगे है इंडिया और पाकिस्तान से in terms of GDP growth, and India has performed better than Pakistan, but compared with China, India is way behind. And if we compare India with Pakistan, we are far ahead. But if we compare the Indian economy or Indian growth story with China, we are way behind from China. The relative success of China is credited to political stability in China. Beside, unlike India and Pakistan, China has shown a strong political will to use the national resources in the best interest of nation. So China has shown a very firm and strong commitment or strong political will uh, to use the national resources in the interest of the nation, but it was lacking in Indian and Pakistani uh, economies. Students, now we will discuss the second parameter of the comparative study of the economic performance of countries like China, India and Pakistan, and the parameter is structure of growth or sectoral share in output and employment.
तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी इकोनॉमी में जो ग्रोथ प्रोसेस है वो एक सेक्टोरल शिफ्ट लेके आता है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस जो है मोमेंटम गैदर करता है, जो परसेंटेज शेयर है प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट यील्डिंग में, वो डिक्रीज हो जाता है और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में हमें इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इसको हम स्टेबल से समझ सकते हैं, जहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए इंडिया, पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्रीज़ को कंपेयर किया गया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइमरी सेक्टर और जीडीपी की अगर हम बात करें, जीडीपी कंट्रीब्यूशन का प्राइमरी सेक्टर में या जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का हम देखेंगे कि 15.4% है प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, पाकिस्तान का 24.4% है और चाइना का 7.9% है। तो यहाँ पे हम देखेंगे चाइना का प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे कम है। तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, पर्टिकुलरली इन चाइना। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन की, तो इंडिया का 23.1% है एंड पाकिस्तान इट्स 19.1% एंड इन चाइना 14.5%। तो चाइना इज़ वे अहेड फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड contribution of tertiary sector and GDP growth of India is 61.5% and Pakistan's contribution is 56.5% and China's contribution is 51.6%। तो यहाँ पे चाइना का टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, और प्राइमरी सेक्टर का भी अगर हम देखें तो बाकी दोनों कंट्री जैसे इंडिया और पाकिस्तान का, इनसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो चाइना का प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है। लेकिन अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, इसमें चाइना का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। और इफ़ यू टॉक अबाउट द शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, तो प्राइमरी सेक्टर में इंडिया का जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट में वो 47% है, पाकिस्तान का 42.3% एंड चाइना का 27.7% है। एंड सेकेंडरी सेक्टर में इंडिया का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में 22% और पाकिस्तान का 22.6% और चाइना का 28.8% है। और टर्सरी सेक्टर में इंडिया का कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 31% है, पाकिस्तान का 35.1% और चाइना का 43.5% है। तो ये कुछ डेटा है जो कि रिफ्लेक्ट करता है सेक्टोरल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, वो भी तब जब किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ और डेवलपमेंट मोमेंटम गैदर करता है। तो ऑल द थ्री कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव एक्सपीरियंस नोटिसेबल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। कि अगर हम इनिशियल डेज की बात करें, यानी कि अगर हम 60s, 50s और 60s की बात करें, तो उस टाइम प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम हुआ करता था अगर हम इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की बात करते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में उतना ज़्यादा नहीं था, और टर्शियरी सेक्टर का सबसे कम हुआ करता था। लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला खास करके इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में तब जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट चलाया गया, और इंडिया में 1991 के बाद हमें देखने को मिला जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई। तो in terms of the sectoral contribution to GDP, economies of India and Pakistan are now relying more on tertiary sector, while the economy of China is relying more on secondary sector. पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की, तो टर्सरी सेक्टर का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ग्रोथ में। लेकिन अगर चाइना का हम बात करें तो चाइना के जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान से डबल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में चाइना का सेकेंडरी सेक्टर का।
experience of China in this respect is like the experience of most developed countries in the world. तो चाइना का जो एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Historical experience of developed countries shows that in terms of the percentage share in GDP, it was first the secondary sector and later the tertiary sector which emerged as the leading sector of the economy. अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें किसी भी डेवलप्ड कंट्री का तो ये दिखाता है कि जो परसेंटेज शेयर होता है जीडीपी का उसमें सबसे बड़ा जो शेयर होता है वो सेकेंडरी सेक्टर का होता है, उसके बाद टर्सरी सेक्टर का होता है. और ये दोनों सेक्टर्स जो आगे चल के लीडिंग सेक्टर्स इकॉनमी के इमर्ज होके आते हैं. लेकिन अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान की स्टोरी कुछ अलग है. वो क्या है कि इट शोज अ मेजर शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी टू द टर्सरी सेक्टर, implying that lesser emphasis has been given to the industrial expansion in India and Pakistan compared to China. तो इंडिया और पाकिस्तान को अगर हम देखें तो डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन चाइना में प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और उसके बाद फिर टर्सरी सेक्टर बूम किया है. ये चीज़ हमें इंडिया और पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती है. देयर इज़ अ गैप बिटवीन प्राइमरी एंड टर्सरी सेक्टर. So expansion of service sector in India and Pakistan is owing to faster integration of these economies with the global economies under the economic and political impact of the developed nation. तो जो भी एक्सपेंशन है सर्विस सेक्टर का इंडिया और पाकिस्तान में वो ये दिखाता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका इंटीग्रेशन ग्लोबल इकॉनमी से बहुत ही तेज़ी के साथ हुआ और इसमें पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है डेवलप्ड नेशन का काफ़ी हद तक दिखाई देता है. China has succeeded in placing greater reliance in industrial sector compared to India and Pakistan. चाइना ने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा रिलायंस दिखाया अगर हम इंडिया और पाकिस्तान से कंपेयर करें तो GLF मीन्स ग्रेट लीप फॉरवर्ड, अ कैंपेन लॉन्च्ड इन चाइना इन 1958. जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया गया जिसमें कि focusing on the widespread industrialization of the country, encouraging people to set up household industries in their backyard. तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति को इनकरेज किया गया कि अपने घर में एक छोटा मोटा कारखाना उद्योग स्थापित करें और इकॉनमी के ग्रोथ प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करें. Policy of reforms and opening up launched in 1978 which gave a big push to China's manufacturing exports. Now, in terms of the employment, the shift from primary to secondary sector and tertiary sector has not been as significant in India as in China and Pakistan. India has virtually failed in this respect. तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें तो जो शिफ्ट है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और उसके बाद फिर टर्सरी सेक्टर में वो इंडिया में दिखाई नहीं देती है एज़ कम्पेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान. चाइना और पाकिस्तान इंडिया से कहीं अच्छी स्थिति में है. People in India have stuck to primary activities despite a substantial reduction in percentage contribution of this sector to GDP. People in India have stuck to primary activities despite a substantial reduction in the percentage contribution of this sector to GDP. प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है धीरे धीरे काफ़ी हद तक गिर चुका है खास करके इंडिया में, लेकिन फिर भी लोग जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में काफ़ी हद तक फंसे हुए हैं. सजेस्टिंग द फैक्ट दैट व्हाइल देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन आउटपुट outside agriculture, tertiary sector in particular, there has not been a proportionate increase in employment opportunities. Tertiary sector का contribution काफ़ी हद तक many folds increase हुआ है GDP growth में, लेकिन फिर भी अगर हम compare करें employment generation की और contribution of tertiary sector in GDP तो उसमें बहुत ज़्यादा difference हमें देखने को मिलता है. जिस रेट से टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उस रेट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमें देखने को नहीं मिलता है इंडिया में. आउटसाइड एग्रीकल्चर इंक्रीज इन आउटपुट इज टू बी एक्सप्लेन्ड मोर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी caused by new technologies rather than increase in employment. This is like an economy slipping into a jobless growth process. So if you talk about the agriculture sector or primary sector of India, the productivity has increased many folds just because of the implication of new technologies. But if you compare the productivity with employment, so we will see a dip in employment. Means there has not been a proportionate increase in employment
as compared to the increment and productivity just by the implication of new technologies in agriculture. So this is like an economy slipping into a jobless growth process. Though the productivity has increased, but there has not been a substantial increase in employment. So this is reflecting towards an economy which is slipping into a jobless growth process.